हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे डिविस लिबर्टी के बारे में। ये पीक से 35 से 40% करेक्ट हो चुका है। आज की डेट में काफ़ी अच्छी हेल्दी करेक्शन पे अवेलेबल है ये स्टॉक। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। पहले कुछ रेशियोज देख लेते हैं। तो इसकी मार्केट कैप 89,000 करोड़ है। कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस 3,381 रुपीज़ पे चल रहा है। स्टॉक की पी 30 की है। इसकी दोस्तों एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो ईपीएस इसका हर साल इंक्रीज होता चला जा रहा है और बुक वैल्यू भी पर शेयर इंक्रीज होती चली जा रही है और डिविडेंड भी पे आउट अच्छा है, 30% तक रहा है। अभी जो है 27% का डिविडेंड पे आउट है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े वैसे वैसे डिविडेंड भी हमें ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। डिविडेंड पे आउट 27% है। कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर को। देखिए दोस्तों, इसके अंदर करेक्शन आने का एक मोटा मोटा कारण मुझे ये लगता है कि जनरली इसकी पी जो है 10 साल के अंदर 30 से 33% के बीच में रही है। 5 साल की पी 33% के आसपास रही है और 10 साल की पी इसकी 30% के आसपास रही है। तो अब ये इसी अपनी पी के पास ही ट्रेड हो रहा है, 30 की पी के पास। बीच में जो है जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा बुलन आया था, तेज़ी आई थी, तो इसकी पी 60-65 के आसपास चली गई थी। तो वैल्यूएशन काफ़ी रिच हो गए थे। उस हिसाब से नंबर्स नहीं आए बैलेंस शीट के अंदर, मतलब उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आई जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इसलिए जो है स्टॉक करेक्ट कर गया, मार्केट करेक्ट की और थोड़ा सा स्टॉक भी करेक्ट कर गया। इसकी आप बैलेंस शीट को देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे तो इसकी सेल जो है डिक्लाइन की है। मार्च 2022 के अंदर इसकी 2,500 करोड़ की सेल थी और प्रॉफिट जो थे 895 करोड़ थे। अब प्रॉफिट इसका आया है 494 करोड़ और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे आप 44% के थे, अभी डिक्लाइन करके इस क्वार्टर में 33% के हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसके थोड़े कम हुए हैं और क्वार्टर के अंदर थोड़ी ग्रोथ कम आई है, मतलब ग्रोथ नहीं आई, डिक्लाइन आया। इस वजह से स्टॉक में जैसे लगता है करेक्ट किया। एक तो हाई वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा था और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अच्छे नंबर आएंगे वैसे आए नहीं। इसकी बैलेंस शीट को आप देखेंगे, 10 साल की बैलेंस शीट देखेंगे, मार्च 2011 में इसकी 1,300 करोड़ की सेल थी। आज की डेट में 9,121 करोड़ की सेल रिपोर्ट की है कंपनी ने और प्रॉफिट जो है 2,992 के हैं। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है बैलेंस शीट के अंदर। 400 करोड़ से लगभग 3,000 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट हो गए पिछले 10 से 12 सालों के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप इसके देखेंगे तो 40% तक रहे हैं। पहले जो है 37-38% हुआ करते थे, अब जो है 2022 के अंदर 43% के थे, आज 2023 फाइनेंशियल ईयर में 40% तक रहे हैं। ऐसा जो है इस कंपनी की बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है। तो क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। इस वजह से मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा करेक्ट किया। बाकी कंपनी जो है काफ़ी अच्छे मार्जिन पे काम कर रही है। आज भी 40% और 33% के मार्जिन कुछ कम नहीं होते। बहुत अच्छे मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और एक चीज़ इसके अंदर पॉजिटिव वो ये है, कंपनी के जो रिजर्व हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्च 2011 में 1,700 करोड़ के रिजर्व थे, 1,771 करोड़ के रिजर्व थे। आज की डेट में 12,000 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं और डेट जो है माइनस है 3 करोड़ का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। कंपनी के पास रिजर्व अच्छे पड़े हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं और बैलेंस शीट में पास में अच्छी ग्रोथ है। अभी के कुछ क्वार्टर, 2 क्वार्टर आप देखेंगे तो वैसी ग्रोथ नहीं आई जैसी ग्रोथ चली आ रही थी। स्टॉक जो है हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गया था, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा करेक्ट किया। अब क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। डिविस लिबर्टी बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है इसके। डिविस लिबर्टी के पास अच्छा कैश फ्लो है, रिजर्व भी अच्छे नंबर में पड़े हैं। इसकी रेशियो देखते हैं, प्लेज जो है प्रमोटर ने बिल्कुल नहीं कर रखा, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, डेट बिल्कुल नहीं है और प्रॉफिट सेल ग्रोथ इसकी 17% की रही है पिछले 5 साल से और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से 22% की रही है। तो पिछले 5 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, 5 से 10 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। एक लंबी रैली के बाद करेक्शन जो होता है मार्केट में आता ही आता है। जब करेक्शन आता है तो स्टॉक थोड़े करेक्ट करते हैं, अपनी पीक से थोड़ा करेक्शन दिखाते हैं। जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा करेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा CDSL करेक्ट हुआ, डिविस लिबर्टी करेक्ट हुआ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा था। करेक्शन में ड्यूटी करेक्शन के अंदर आ गई। एक कारण इसके अंदर ये भी है कि जब कोविड आया तो कंपनी ने कोविड की मेडिसिन बनाई, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया कोविड की मेडिसिन को 2021-22 के आसपास। तो अब जो है कोविड थोड़ा कम हो गया है, तो इस वजह से भी
थोड़ा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ा है और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी के। तो जब कोविड आया था तो कंपनी ने जो ड्रग्स बनाया, कोविड से रिलेटेड मेडिसिन बनाई, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे आए। अब कोविड चला गया तो उसका भी इम्पैक्ट जो है, एक ये भी रीज़न है कि उसका भी इम्पैक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट पे पड़ा है। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग 52% के पास है और एफआईआई ने जो है अपनी होल्डिंग जो है डिक्रीज़ की है। एफआईआई जो है पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर में हम देखें तो एफआईआई ने अपने शेयर बेचे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर अपने शेयर बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को ही मिलेगा। और पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत कम है, मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो है डीआईआई और एफआईआई के पास है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है कम की है इस स्टॉक के अंदर, पहले 20% की 21% की हुआ करती थी, अब 15.5% की है सितंबर 2022 के अंदर। इसीलिए जो है मुझे लगता है स्टॉक के अंदर डिक्लाइन आया और इसीलिए मैंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, क्योंकि एफआईआई जो है अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर ही बेचने लगे, उनको उसके अंदर वैल्यू नहीं दिख रही, उनको नहीं लग रहा कि आगे अच्छा कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने बेचना शुरू किया। प्रॉफिट बुकिंग की, स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन आना शुरू हुआ, स्टॉक जो है अपनी पीक से 30 से 40% करेक्ट कर गया। बाकी दोस्तों इसको आप एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो बाहर की कंट्री से आता है। अमेरिका से इसका 24% का रेवेन्यू आता है और इसका रेवेन्यू यूरोप से 47% का आता है। इंडिया से सिर्फ 15% का रेवेन्यू आता है और एशिया की बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से 11% का आता है रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% का। तो कंपनी का मेन बिजनेस जो है अमेरिका और यूरोप में है, इंडिया में काफ़ी कम है बिजनेस। तो बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। ग्रोथ का काफ़ी बड़ा स्कोप इस कंपनी में मुझे बाकी लगता है, आ सकता है ग्रोथ, आने वाले समय में ग्रोथ आ सकती है अगर मैनेजमेंट फोकस करता है, एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देता है, नई नई फैक्ट्री और कंट्रीज़ के अंदर भी सेटअप करता है। तो बाकी इसका मैक्सिमम रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है, इसका जो है 80% रेवेन्यू बाहर के कंट्रीज से ही आता है। तो इंडिया का इसका बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी कम है। अभी इसके चार्ट में हम देखेंगे तो 250 दिन की मूविंग एवरेज को अगर हम प्लेस करें तो स्टॉक जो है सॉलिड डाउन टर्न में है, सेल सिग्नल दे दिया है इसने। आज की डेट में स्टॉक का प्राइस जो है आज की डेट में हम देखें तो कंसोलिडेट हो रहा है करेक्शन देने के बाद। ऐसी ही करेक्शन कुछ टाइम पहले भी आई थी, 2017 में आई थी, 60% की करेक्शन आई थी इसके अंदर। तब काफ़ी बैड न्यूज़ निकल के सामने आई थी स्टॉक के लिए, यूएसडी की कुछ ऑब्जर्वेशन लगी थी और स्टॉक तब भी काफ़ी ज़्यादा रैली कर गया था, 70-60 की पी के पास चला गया था। तभी जो है वो करेक्ट किया और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी इस स्टॉक को लेके, तभी जो है स्टॉक करेक्ट किया था पास के अंदर। 2017 में एफआईआई ने भी और डीआईए ने भी अपने शेयर बेचने शुरू किए थे, तभी जो है स्टॉक के अंदर करेक्शन आना शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसके चार्ट को देखें तो हम यही पाएंगे कि 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद जो है रिकवर कर जाता है, उसके बाद वापस से इसके अंदर रैली आनी शुरू हो जाती है, वापस जो है स्टॉक अपना नया हाई बनाता है। लेकिन अभी हम देखें 200 दिन की मूविंग एवरेज के काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है स्टॉक। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पिछले 5 साल के अंदर, 2 बार हुआ था। अगर 10 साल का अगर हम डाटा देखें तो एक बार 2008-9 में हुआ था और दूसरा 2017 में हुआ जब स्टॉक 60% क्रैक किया और 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहा काफ़ी समय तक, 3-4 महीने तक नीचे रहा। तो अभी हम देखें तो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा क्रैक कर गया है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक आने वाले समय में अच्छे नंबर्स दिखाता है, ग्रोथ आती है इसके अंदर, तो स्टॉक का चार्ट ऑटोमेटिकली अप वाली डायरेक्शन में बनेगा, ना कि कंसोलिडेट होगा। जैसे पास में 20 से 22% एनुअल रिटर्न दिया स्टॉक ने, तो अगर इन फ्यूचर भी ग्रोथ आती है बैलेंस शीट में, जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तब हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और मूविंग एवरेज जो हम लगाएंगे 50 और 200 दिन की, तो वो राइट सिग्नल देगा हमको, और तब अगर हम बाय पोजीशन क्रिएट करें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर इसका मैक्सिमम रेवेन्यू 80% का रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका की मार्केट से आता है, अगर वहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है तो स्टॉक के अंदर हमें राइज देखने को मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है तो हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। अगर वहीं यूएस और यूरोप का बिजनेस इसका कम होता है, वहाँ से ग्रोथ आनी कम हो जाती है, कंपनी का एक्सपोर्ट कम होता है, तो स्टॉक के अंदर डिक्लाइन देखने को हमें मिल सकता है आगे भी। अगर ग्रोथ आती है तो स्टॉक अच्छा कर सकता है, पर चलिए
मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि क्रैक करने के बाद जब कोई स्टॉक डिस्काउंट पे मिले तो हर किसी का मन करता है कि हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं यही कहूँगा कि हमें नंबर्स को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा, रिजल्ट को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए था। मैं पर्सनली जो है इस स्टॉक के अंदर निवेश करूंगा, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जब इसके अंदर रिवर्सल होगा, चाल ऊपर की तरफ बननी शुरू होगी, तब मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। और कुछ स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, अगर ये थोड़ा और क्रैक करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को होल्ड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में।